वेव थ्योरी को किसने प्रूव किया था? तो आंसर है जो यंग्स एक्सपेरिमेंट है, इससे ही वेव थ्योरी प्रूव हो सकी। यंग्स एक्सपेरिमेंट क्या है उसको हम लोग आज स्टडी करेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, अगर दो वेव एक स्पॉट पर पहुंचती हैं, एक का क्रेस्ट और एक का ट्रफ आएगा, तो वहां पर इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, और अगर दोनों का क्रेस्ट एक साथ आ गया तो इंटेंसिटी वहां पर 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। सो इस तरह से अलग अलग फ्रिंजेस बनेंगे। ये चीज यंग्स एक्सपेरिमेंट में क्लियर दिखाई गई। किस तरह से? यंग्स एक्सपेरिमेंट में वी टेक वन स्क्रीन, इसके सामने हमको दो कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए, लाइट के दो कोहेरेंट सोर्सेस। लाइट के दो कोहेरेंट सोर्सेस कैसे बनते हैं इसका मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके लिए यहां पर हमने एक कार्डबोर्ड रखा या कोई भी ऐसी चीज रखी और उसमें दो छोटी छोटी ओपनिंग बना दी। These two openings are very close to each other और इनकी विड्थ बहुत कम है। ये दो इसमें ओपनिंग है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, स्मॉल d। ये इनके बीच का डिस्टेंस है। यहां पर हमने एक सोर्स ऑफ लाइट रखा, इस सोर्स ऑफ लाइट से वेव्स जाती हैं, वेव फ्रंट आगे बढ़ते हैं। हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कहता है? इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट अपने आप में एक नई वेव बनाएगा। ओके, और वो नई वेव फिर आगे बढ़ेगी। तो ये वेव फ्रंट आगे बढ़ते 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 यहां स्ट्राइक करता है। तो ये यहां स्ट्राइक करेगा तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये नए सोर्स बन गए। दिस इज सोर्स S1, दिस इज सोर्स S2। ये दो सोर्स क्या बोलते हैं इनको? सेकेंडरी सोर्स। ये प्राइमरी सोर्स और ये दोनों सेकेंडरी सोर्स बन गए। अब ये सेकेंडरी सोर्स अपनी वेव्स बनानी शुरू करते हैं। इसकी वेव्स ऐसे बनेगी और इसने अपनी वेव्स ऐसे बनानी शुरू की। इस तरह से दोनों की वेव्स इसमें फैलती हैं। दोनों की वेव्स स्क्रीन में पहुंचती हैं, लेकिन स्क्रीन के हर स्पॉट पर जो वेव पहुंचेगी उसका सोर्स से डिस्टेंस अलग अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों सोर्स अलग अलग जगह पर है, इसीलिए उनका डिस्टेंस भी अलग अलग रहेगा। देखिए, ये हमने कोई पॉइंट यहां पर सोचा, लेट इट बी एनी पॉइंट। तो S1 से इसका डिस्टेंस ये होगा और S2 से इसका डिस्टेंस ऐसे। तो दोनों की लेंथ अलग अलग है। इसका ये मतलब है कि यहां पर अगर एक वेव यहां से आ रही है, सोर्स यहां है, तो दूसरी वेव का सोर्स यहां हो सकता है। ये कम लेंथ है और ये वाली ज्यादा लेंथ है, तो इन दोनों में क्या पैदा हो जाएगा? पाथ डिफरेंस। और यही पाथ डिफरेंस क्या क्रिएट करता है? सुपरपोजिशन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि अगर ये पाथ डिफरेंस फुल 1 लैम्डा या उसका मल्टीपल हो तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा, बहुत ब्राइट दिखेगा। लेकिन अगर ये हाफ लैम्डा होगा तो क्या होगा? क्रेस्ट पे ट्रफ आएगा, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा और वहां पर हमको डार्क पॉइंट दिखेगा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये जानना कि पाथ डिफरेंस इसमें कितना होगा। हमको क्या क्या डाटा मालूम है? हमको ये डाटा मालूम है कि ये जो लाइट यहां से जा रही है इसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है, लैम्डा। दूसरा, ये जो दोनों स्लिट्स हैं, इन स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? d। तीसरा, यहां से हमने ये जो स्क्रीन रखी है, इस स्क्रीन का डिस्टेंस ये है कैपिटल D। ओके, ये हमने कोई भी पॉइंट कंसीडर किया। सपोज ये पॉइंट यहां से y डिस्टेंस पर है, तो ये हमने ले लिया y और ये है पॉइंट P।
तो यहां से हम अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। लेट P be a point on the screen S1 and S2 are two secondary coherent sources। इसमें कोहेरेंट शब्द को मत भूलिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बिना सुपरपोजिशन में हमको सस्टेन वेव नहीं मिलेगी। सेकेंडरी कोहेरेंट सोर्सेस मेड बाय ए प्राइमरी सोर्स। प्रैक्टिकली जब हम इसको करते हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि हमारा प्राइमरी सोर्स सन है। तो सन में तो आप कहीं भी कार्डबोर्ड को रखिए, यहां दो ओपनिंग कर दीजिए, इसको भी सन से लाइट मिल रही है, इसको भी सन से लाइट मिल रही है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी एक समान है। सो देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, ये वाले पॉइंट्स के हम कुछ नाम दे देते हैं। लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज O, this point as C। C पॉइंट की एक स्पेशलिटी है, वो पॉइंट सेंटर में है, O से C तक हमने लाइन खींची है। C की स्पेशलिटी ये है कि C पर जो S1 से और S2 से दोनों से जो वेव्स जाएंगी, दोनों एक ही फेज में यहां पहुंचती हैं। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनने के बाद भी पाथ डिफरेंस हो सकता है, लेकिन सी हमने वो वाली लोकेशन ली है जहां पर पाथ डिफरेंस 0 है। ठीक है, ऐसी लोकेशन सी मान ली। सी इज ए लोकेशन ऑन द स्क्रीन such that path difference is 0। अब अगर कहीं पाथ डिफरेंस 0 होता है तो उसका इंटेंसिटी का स्टेटस क्या होगा? इंटेंसिटी ज्यादा होगी या इंटेंसिटी कम होगी? पाथ डिफरेंस 0, इसका मतलब एक का क्रेस्ट पहुंचा तो दूसरे का भी क्रेस्ट पहुंचा, तो इंटेंसिटी कैसी होगी? ज्यादा। सो सी इज गोइंग टू बी ए ब्राइट पॉइंट। राइट, therefore C is a bright point। और सेंटर में है, पाथ डिफरेंस दोनों तरफ से बराबर है, इसलिए हमने इसका नाम रखा कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमम। मैक्सिमम लाइट यहां पर मिलती है, इसलिए इसका नाम मैक्सिमम, और सेंटर में है तो सेंट्रल मैक्सिमम। ये सी सेंट्रल मैक्सिमा है। ओके, अब बाकी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। Let P be a point at distance y from C. The path length of light from S1 and S2 is S1P and S2P। S1 से P तक जो वेव गई उसकी पाथ लेंथ कितनी है? S1P, और S2 से जो P तक गई उसकी पाथ लेंथ कितनी है? S2P। ओके, ये दोनों पाथ लेंथ क्लियर लिख रही है। सो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस?
पाथ डिफरेंस दोनों को माइनस कर देंगे, S2P माइनस S1P. Okay, so now we will write it the path difference. करते हैं S1 सोर्स से ये एक लाइन हमने खींची, S2 सोर्स से भी एक लाइन खींची. Let this point be M, let this point be M. तो ये अगर डिस्टेंस D है तो M से N का डिस्टेंस कितना होगा? D. M से C का कितना होगा? हाफ D. और ये वाला भी हाफ D. ओके. पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P. ये पाथ डिफरेंस है, दिख रहा है. S2 से रास्ता कितना लंबा है P तक? S2P. और S1 से कितना लंबा रास्ता है? S1P. इसलिए पाथ डिफरेंस कितना हुआ? S2P माइनस S1P. उसके बाद हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं. देखिए वैल्यू किस तरह से निकलेगी. S2P स्क्वायर, हमने एक ट्रायंगल लिया, ये वाला दिस ट्रायंगल, S2PN. आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं ट्रायंगल S2PN. S2P स्क्वायर किसके बराबर है? S2P स्क्वायर इज इक्वल टू S2N स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर. S2N स्क्वायर किसके बराबर है? D स्क्वायर. और PN बताइए, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है y. y के साथ कितना ऐड करना है? D/2. So this is D स्क्वायर प्लस y प्लस D/2 का स्क्वायर. इज इट ऑलराइट? अब S1P स्क्वायर, ये कौन से ट्रायंगल में लेंगे? S1PN. ट्रायंगल S1PN, बोलिए कितना होगा? ठीक है. S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर माइनस दिस. S2P स्क्वायर S1P स्क्वायर, इससे इसको हमने माइनस किया. माइनस करने से D स्क्वायर कैंसल, y स्क्वायर कैंसल, D स्क्वायर अपॉन 4 कैंसल. सिर्फ क्या बचेगा? 2 इंटू y D/2 प्लस 2y D/2. और ये पूरा हो जाने के बाद हमको यहां मिलेगा 2y D. अब करके देखिए यही आएगा. ठीक है, सारे कैंसिलेशन करिए, यही उसका आंसर आएगा. तो ये हमने क्या निकाला? पाथ डिफरेंस. अच्छा, अब इसमें और आगे लेते हैं. S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर, इसको हम लोग इसके दो पार्ट कर सकते हैं. दैट इज S2P माइनस S1P और S2P प्लस S1P. दिस इज इक्वल टू 2yD. अब यहां पर हमको एक अप्रोक्सीमेशन लेना है. अप्रोक्सीमेशन इस तरह से लेना है कि जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं उस समय D और D की वैल्यूज क्या होती है. स्मॉल d 1 मिलीमीटर से छोटा होता है, ये वाला डिस्टेंस. इतने पास में हम इसको ओपनिंग को बनाते हैं. कैपिटल D 1 मीटर से बड़ा होता है, यानी 1000 मिलीमीटर से बड़ा होता है. सो दैट इज वेरी लार्ज कंपेयर टू स्मॉल d.
अब अगर यहां पर हम S2P और S1P दोनों को ऐड करेंगे तो ये करीब करीब 2D के बराबर होता है अप्रोक्सीमेटली। कैसे? अगर ये वाला डिस्टेंस मान लीजिए 2000 मिलीमीटर है तो S2P ये है 2003, S1P दिस इज 2001। और अगर दोनों को हमने किसके बराबर मान लिया, D के बराबर मान लिया, तो इन दोनों का एडिशन कितना हुआ 4004 और इन दोनों का एडिशन कितना हुआ 4000। फिर से देखिए S2P प्लस S1P, ये बड़ा ये छोटा है, दोनों को ऐड किया कितना आया 4004। D और D इसको हमने 2D किया, ये कितना आया 4000। अगर हम 4004 की जगह 4000 लिख दें तो कितनी एरर होगी? तो आंसर है एरर विल बी वेरी स्मॉल, 4/4000 that is 0.01 या 0.01%, that is very small error. So approximately we can write that S2P plus S1P is equal to 2D. ये समझ आया? तो अप्रोक्सीमेटली हमारे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसके नियम भी यही कहते हैं। अगर हम S2P S1P को जोड़ें और आपसे बोले कि इसका आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखिए, तो इसके 2 सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 40, 40, 100, ये भी कितना है 40, 100, दोनों सेम है। इसलिए जब हम एडिशन करते हैं तो अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेशन माइनस में नहीं चलता। याद रखिए प्लस में चलेगा, माइनस में नहीं चलेगा। क्यों? जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 0002, जबकि D माइनस D कितना आ जाता है 0। इससे ये कितने परसेंट ज्यादा है? बहुत ज्यादा। ठीक है, इसलिए माइनस में अप्रोक्सीमेशन नहीं चलता, प्लस में अप्रोक्सीमेशन चलता है। ये हम लोग क्लास 11th में भी कर चुके हैं और एक बार फिर से याद रखें। सो S2P plus S1P, this we write as approximately equal to 2D। ये S2P minus S1P ये तो हमको चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये क्या है पाथ डिफरेंस, इसलिए इसको हम ऐसा ही लिखा रहने देते हैं S2P minus S1P multiplied by 2D is equal to 2YD। तो S2P minus S1P which is path difference, this is equal to YD upon D। ये क्या चीज है? पाथ डिफरेंस। तो हमने पाथ डिफरेंस को क्वांटिफाई कर लिया, उसकी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी निकाल ली कि अगर स्लिट के बीच का डिस्टेंस D है, स्क्रीन D दूरी पर रखी है और आप स्क्रीन में Y ऊपर जाते हैं सेंटर से, तो वहां पर पाथ डिफरेंस कितना मिलने वाला है YD upon D। ये है पाथ डिफरेंस। तो इसको हमने याद कर लिया, नोट कर लिया that our path difference is YD upon D। ये पाथ डिफरेंस है। ओके, अब इसके बाद हम लेते हैं कि अगर हमको पाथ डिफरेंस मिल गया तो उसके बाद क्या होगा। इसमें आप देखिए D ये डिस्टेंस है which is constant, D ये पूरा डिस्टेंस है that is also a constant, लेकिन ये वाला जो y है ये हाइट है। जैसे जैसे ये हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पाथ डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। कहां से स्टार्ट होता है? तो आंसर है C पर पाथ डिफरेंस कितना था 0। अगर 0 है तो जैसे जैसे ये y बढ़ता जाएगा पाथ डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। और हम अपनी पुरानी सुपरपोजिशन की कंडीशन याद करते हैं, जब 0 पाथ डिफरेंस होता है, 0 पाथ डिफरेंस होता है तो वो पॉइंट कैसा रहता है ब्राइट, उससे बढ़ते बढ़ते λ/2 हो जाएगा तो डार्क हो जाएगा।
फिर लैम्डा हो जाएगा तो फिर से ब्राइट हो जाएगा, क्रेस्ट पे क्रेस्ट आएगा, और फिर 3.5 लैम्डा हो जाएगा तो फिर से डार्क हो जाएगा। ये कंडीशंस है, तो उसी कंडीशन को हम यहां पर लिखते हैं। देखिए पाथ डिफरेंस, P will be a bright fringe if y d upon d is equal to 0, lambda, 2 lambda और n lambda। ये किसकी कंडीशन आ गई? ब्राइट फ्रिंज। और y is equal to d upon d, और सामने क्या आ जाएगा इसके? 0 lambda, y is equal to 0 d by d into lambda, 2 lambda d by d, और इसका हमने फॉर्मूला बनाया n lambda d by d। where n is equal to 1, 2, 3, n is number of fringe, n is number of fringe after central। आफ्टर सेंट्रल ब्राइट। तो सेंट्रल ब्राइट के बाद अगर हमको पहली फ्रिंज चाहिए तो n की वैल्यू कितनी रखेंगे? 1। n की वैल्यू आप 1 रखिए तो ये कितना हो जाएगा? लैम्डा d बाई डी। लैम्डा d बाई डी हमको क्या देगा? हाइट। सो हाइट ऑफ द फर्स्ट फ्रिंज इज इक्वल टू 1 lambda d by d। Height of the second fringe, 2 lambda d by d, 2 lambda d by d। Height of the third fringe, 3 lambda d by d। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल रखा होना चाहिए कि हाइट का जो भी नंबर है, जैसे अगर हमने पूछा व्हाट इज हाइट ऑफ द सेवंथ फ्रिंज, सेवंथ फ्रिंज की का डिस्टेंस कितना होगा, तो आप आंसर क्या देंगे? 7 लैम्डा डी बाई डी। लैम्डा डी बाई डी तो वही रहेगा हर एक में, सामने 1 2 3 4 कोई भी। अब अगर कोई आपसे पूछेगा कि 17th फ्रिंज की हाइट बताइए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यू विल सिंपली प्ले 17 लैम्डा डी बाई डी। सो दिस इज the distance from center। तो इसमें आपको n को 1 से शुरू करना है, ये चीज याद रखिए। n को 1 से स्टार्ट करेंगे और n किसको डिनोट करता है? नंबर ऑफ द फ्रिंज आफ्टर सेंट्रल। सेंट्रल को नहीं गिनना है, सेंट्रल का नंबर क्या दिया हमने? 0। उसके बाद पहला जो शुरू होगा, इसलिए n को 1 से शुरू करना। ओके, सो दिस इज फॉर्मूला फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। ये हमने नोट कर लिया ब्राइट फ्रिंज का। अब P will be a dark fringe। डार्क की कंडीशन क्या है? पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? तो आंसर है पाथ डिफरेंस होना चाहिए लैम्डा बाई 2। तो क्रेस्ट के नीचे ट्रफ आ जाता है, पिछली बार हम कर चुके हैं लैम्डा बाई 2। दूसरी बार हमको डार्क कब मिलता है? 3 लैम्डा बाई 2। तीसरी बार डार्क कब मिला था? 5 लैम्डा बाई 2। और अब बताइए NH बार कब मिलेगा? 2n। यस, 1 में 1 आ जाना चाहिए, तो इसलिए हम लिखते हैं 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2। ठीक है,
एन को 1 रखकर देखिए कितना आता है। एन को 1 रखिए तो ये कितना आया, λ/2, λ/2। एन को अगर आप 2 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3/2, 3/2, राइट। तो इससे अब हमने ये निकाला कि y की वैल्यू यानी उसके डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। y फॉर डार्क, y फॉर डार्क फ्रिंज, ये आ गया y इज इक्वल टू, सेम रिपीट करना है और साथ में d/d लगा देना, d/d 3/2 लैम्डा d/d, और यहां पर 2n - 1/2 लैम्डा d/d। इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला बन गया, जनरल फॉर्मूला। अब फर्स्ट डार्क की हाइट या फर्स्ट डार्क का डिस्टेंस बताइए, y फॉर द फर्स्ट डार्क। तो हम यहां पर 1 रख देंगे एंड दिस विल बिकम 1 लैम्डा d/2d। सेकेंड डार्क, यहां 2 रखिए, सो दिस विल बी 3/2 लैम्डा d/d। थर्ड डार्क 5/2 लैम्डा d/d। इस तरह से ये हमको हाइट मिलती चली गई। तो पहले सबसे सेंट्रल राइट, उसके बाद λ/2 पर कौन मिलेगा, डार्क, फिर लैम्डा पर कौन मिलेगा, ब्राइट, फिर 1.5 लैम्डा पर डार्क, फिर 2 लैम्डा पर ब्राइट। इस तरह से हमको यहाँ अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलते जाएंगे। Therefore, we get alternate bright and dark fringes on the screen. This is called interference fringes. यहां पर जो हमको फ्रिंजेस मिली वो क्या है, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। दोनों वेव्स ने एक दूसरे को इंटरफियर किया। अकेली वेव जाती तो एक जैसी ब्राइटनेस होती, पर दूसरी वेव गई, उसने उसको इंटरफियर किया, कहीं पे उसने सपोर्ट किया और कहीं पे उसको कैंसिल किया। तो जहां पे सपोर्ट किया वहां ब्राइटनेस डबल हो गई, 4 टाइम्स हो गई, और जहां उसने उसको सपोर्ट नहीं किया, उसको अपोज किया, तो वहां पर कैंसिलेशन हो गया, और कैंसिलेशन होने से वहां पर डार्क पॉइंट आ गया। तो ये इसमें फ्रिंजेस बनती हैं। फ्रिंज वर्ड कैसे आ गया, फ्रिंज क्या चीज होती है, एनीवे इट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। हमने एक ओपनिंग बनानी है, S1 और S2 दो सोर्स। हम जो ओपनिंग बनाते हैं या यंग ने जो ओपनिंग बनाई, वो ओपनिंग उसने एक पिन होल नहीं बनाया, पिन होल की बजाय उन्होंने एक लाइन खींची, ऐसा एक कट लगाया लाइन। तो ये जो विंडो बनाई, ये अगर ऐसी विंडो बनाई तो यहां पर जो ब्राइटनेस दिखेगी उस ब्राइट स्पॉट की शेड कैसी होगी, तो आंसर है विंडो जैसी होगी। अगर सामने वो एक गोल काट कर रखते तो क्या दिखता हमको, सर्कल दिखता। रेक्टेंगल रखा है तो रेक्टेंगल दिखता है। जैसा काटा जाएगा ओपनिंग वैसी हमको फोटो में दिखेगा, वैसी इमेज दिखेगी। तो इमेजेस किसकी बनी, स्लिट्स की बनी। इसका नाम उन्होंने क्या दिया, स्लिट। और इस स्लिट के कारण यहां पर भी हमको जो डार्कनेस ब्राइटनेस दिखी वो इस तरह की थी, ये ब्राइट
फिर थोड़ा सा पोर्शन डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, इस तरह से। तो ये जो चीज बनी, दीज आर नोन एज फ्रिंज, फ्रिंजेस। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, क्या एक्चुअली ऐसे बनती? तो आंसर है एक्चुअली ऐसे नहीं बनती। एक्चुअली किस तरह से बनती हैं? तो एक्चुअली जो यहां पर लाइट बनती है, उस लाइट को आप यहां देख सकते हैं, जैसे कि वहां का पोर्शन डार्क है और उसके नीचे का पोर्शन ब्राइट है। अगर उस डार्क और ब्राइट के बीच में एक लाइन खींचने को हम कहेंगे, तो आप क्लियर कट लाइन नहीं खींच सकते। क्यों? जिस जगह पर वो डार्क है और जिस जगह पर ब्राइट है, वहां डार्क से ब्राइट धीरे धीरे एक एक लाइन में लाइट बढ़ते जाती है, बढ़ते बढ़ते यहां आके लाइट फुल बढ़ जाती है। इसी तरह से हर जगह होता है। यहां पर देखिए, जैसे ही नजदीक में हम लाइन खींचने जाएंगे तो पता लगेगा यहां ज्यादा डार्क है, यहां उससे कम, यहां उससे कम, और यहां फुल ब्राइट है। इस तरह से यहां की डार्कनेस और ब्राइटनेस अलग अलग जगह पर अलग अलग होती हैं। तो फिर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस कैसे? लेकिन थोड़ा सा दूर से हम देखते हैं तो हमको ऐसे लाइनें दिखती हैं, जैसे उतनी दूर से आपको ये लाइन क्लियर दिख रही है। और अगर मैं बोलूंगा कि आकर इस पर आप पेंसिल से लाइन खींच दो, तो आप नहीं खींच पाएंगे कि 1 मिलीमीटर ऊपर खींचो कि 1 मिलीमीटर नीचे खींचो। वहां पर डाउट होगा, क्योंकि वहां पर ग्रेडियंट बना हुआ है। ग्रेडियंट मतलब एक जगह फुल ब्राइट, एक जगह फुल डार्क, और यहां से धीरे धीरे कम होके आया है। यही चीज इसमें भी होती है। इसमें किस तरह से होती है कि सेंटर, ये वाला जो पॉइंट है, यहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट फुल होती है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को अगर हम दिखाएंगे इससे, ये वाला डिस्टेंस, यहां पर इंटेंसिटी फुल है, और ये पॉइंट है λ/2 d/d। तो यहां पर इंटेंसिटी कैसी है? बिल्कुल नहीं, जीरो है। तो यहां इंटेंसिटी बहुत है, यहां इंटेंसिटी नहीं है। तो ये इंटेंसिटी बीच में कहीं लाइन नहीं खींची हुई, इससे कम ये, इससे कम ये, इससे कम ये, और इससे कम ये। इस तरह से इंटेंसिटी उसकी धीरे धीरे कम होते जाती है। और ये जब इंटेंसिटी ऐसे धीरे धीरे कम होती है, तो हमको वहां पर लाइन नहीं दिखती है, एक कंटिन्यूअसली ग्रेड दिखता है। और ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, यहां पर इतनी इंटेंसिटी, यहां इतनी इंटेंसिटी, यहां इतनी, और यहां ऐसा, और यहां जाकर इंटेंसिटी जीरो। फिर जब अगला ब्राइट पॉइंट आएगा तो वो इंटेंसिटी बढ़ते जाती है। और इसको अब हम क्लियर कट लिख सकते हैं, या इसका ग्राफ देख सकते हैं। वो ग्राफ इस तरह से होगा, ये ब्राइटनेस और इंटेंसिटी, ये सेंटर पॉइंट है C, यहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम, यहां से ये वाला पॉइंट है λ/2 d/d। तो यहां पर इंटेंसिटी कम, ये वाला पॉइंट भी वैसा ही है λ/2d, यहां पर भी इंटेंसिटी कम। तो यहां पर इंटेंसिटी यहां 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 धीरे धीरे कम होते जाती है, इस तरह से। इसके बाद जहां पर पाथ डिफरेंस, जहां पर ये हाइट λ/d हो जाती है, 1 λ/d, वहां पर फिर से हमको ब्राइटनेस मिलेगी। तो ये ब्राइटनेस, यानी यहां से फिर हमको कितनी ब्राइटनेस फिर मिलती है, यहां से ब्राइटनेस बढ़नी शुरू होती है ऐसे। और फिर यहां पर कौन है? 3/2 लैम्डा। यहां पर फिर ये पॉइंट डार्क हो जाता है, फिर 2 लैम्डा में ब्राइट, फिर 2.5 लैम्डा में डार्क। इस तरह से ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ये इंटेंसिटी इसकी ऐसे होती है। एंड दिस इज इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। इन सब की हाइट ऑलमोस्ट एक जैसी रहती है। ये क्या शो करता है कि सभी इंटेंसिटी की ब्राइटनेस कैसी है,
सेम। तो एक चीज नोट करिए, लिख लीजिए, देयर इज नो क्लियर कट डिमार्केशन, देयर इज नो क्लियर कट डिमार्केशन between bright and the dark fringe, between bright and the dark fringe. The intensity gradually decrease, the intensity gradually decrease and increase, ग्रेजुअली डिक्रीज एंड इंक्रीज, दोनों में ग्रेजुअल डिक्रीज और इंक्रीज होता है। ठीक है, अब अगर इसमें ग्रेजुअल इंक्रीज और ग्रेजुअल डिक्रीज होता है, ओके, दिस इज शोन बाय द ग्राफ, दिस इज शोन बाय द इंटेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ ऑन द स्क्रीन। ओके, ये ग्राफ बनाइए। उसके बाद हम अगली चीज लेते हैं फ्रिंज विड्थ। अभी तक हमने फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला नहीं बनाया है। किस चीज का बनाया है? हाइट का या डिस्टेंस का। सेंटर से ब्राइट फ्रिंज कितने डिस्टेंस पर रहेगी ये हम निकाल चुके हैं, डार्क फ्रिंज कितने डिस्टेंस पर रहेगी ये हम निकाल चुके हैं। लेकिन अगर हमसे पूछा जाएगा कि इसकी ब्राइट फ्रिंज कितनी चौड़ी है, इस इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न की ब्राइट फ्रिंज कितनी चौड़ी है, तो कहां से लेके कहां तक नापेंगे? ये ब्राइटनेस यहाँ सबसे ज्यादा है, यहाँ पर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो हमने फिर एक मेथड बनाया जो कि कोई क्लियर कट लाइन नहीं है, इसलिए हमने उसके पॉइंट चुनने शुरू किए। ये वाला पॉइंट सबसे डार्क है, इधर भी ब्राइट ज्यादा है, इधर भी ब्राइट ज्यादा है, ये सबसे डार्क है। इस तरफ आते हैं तो ये डार्क है, इसके इधर ब्राइट है, इसके इधर ब्राइट है। तो ये दोनों कैसे पॉइंट हैं? डार्क पॉइंट हैं, और ये डिस्टेंस हमने नाप लिया। ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस विल बी नोन एज विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि यहां से ब्राइटनेस इंक्रीज हुई और फिर वो ब्राइटनेस यहां आके खत्म हो गई, इसलिए ये विड्थ किसकी मानी जाएगी? विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज। इसी का उल्टा कीजिए, ये वाला पॉइंट कैसा है? सबसे ब्राइट। ये वाला पॉइंट कैसा है? सबसे ब्राइट। यहां के बाद ब्राइटनेस कम होते जा रही है, डार्क होते जा रहा है, डार्क होते जा रहा है, इधर से भी डार्क होते जा रहा है, और ये डार्क होते होते सबसे डार्क। तो ये वाली चौड़ाई किसकी होगी? विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज। सो ये है विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज, और ये है विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज। ओके, नोट करिए। Width of the bright fringe is the linear distance between two dark points. Linear distance between two dark points. Similarly, width of the dark fringe is linear distance between two consecutive bright fringes or two consecutive bright points. ठीक है, अब अगर आप इसे कैलकुलेट करने चाहेंगे तो बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज लेते हैं, विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज, nth फ्रिंज के लिए y की वैल्यू क्या होती है? 2n minus 1 upon 2 lambda d by d। ये किसके लिए है? nth के लिए।
इससे एक डार्क फ्रिंज पहले उसका नंबर क्या होगा? तो आंसर है n-1। तो फिर से हमने उसको लिखा 2, उसकी हाइट के बारे में 2, n की जगह क्या लेना है? n-1 -1/2 लैम्डा d बाई डी। इस हाइट में से इस हाइट को माइनस कर दिया। सॉरी, ये किसका फॉर्मूला है? डार्क का कि ब्राइट का? डार्क। ये वाला डार्क, ये वाला डार्क, और दो डार्क के बीच का जो डिस्टेंस है वो किसकी विड्थ मानी जाती है? ब्राइट की। इसलिए ये हमें क्या लेना चाहिए? ब्राइट। ब्राइट, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका है? डार्क। कौन सा डार्क है ये? NN। ये कौन सा डार्क है? डार्क n-1। ये तो nth डार्क के लिए y की वैल्यू, n-1 डार्क के लिए y की वैल्यू, इस दोनों को माइनस करेंगे तो उसके बीच का गैप क्या आ जाएगा? विड्थ ऑफ द ब्राइट। और इसको अब आप कैलकुलेशन करिए, ये पूरा करने से आएगा लैम्डा d बाई डी। ठीक है, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। दिस विल बिकम लैम्डा d बाई डी। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज। दिस विल बी n लैम्डा d बाई डी माइनस n-1 लैम्डा d बाई डी। ये कौन सी ब्राइट फ्रिंज है? nth ब्राइट। ये कौन सी है? n-1 ब्राइट। और nth ब्राइट में से n-1 ब्राइट को हमने माइनस किया। फिर से n-n + 1 is equal to 1 and this comes to lambda d by d. This is width of the dark fringe. और आप देखिए width of the dark fringe and width of the bright fringe, ये दोनों इक्वल। तो रिजल्ट लिख लीजिए। इन इंटरफेरेंस पैटर्न, इन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, width of the dark and bright fringes are equal. Width of the dark and bright fringes are equal. The intensity of all the fringes is equal. The intensity of all the fringes is equal. And they are equally spaced. They are equally spaced. तो ये है width of the fringes by Young's experiment. ये Young's experiment हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत वैल्यूड है। ये या तो एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में पूछा जाता है या इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स होता है। तो हम लोग भी इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे रिफ्रैक्शन करने के बाद। तो अगली क्लास में आप लोग का रिफ्रैक्शन होगा एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटी सी चीज और देख के जाइए, जब इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को हम एक्चुअली स्क्रीन पर देखते हैं तो वो इस तरह की लाइन लाइन नहीं दिखती हैं। ये जो हमारी स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर ये सेंटर में ऐसी दिखेगी, फिर ये ऐसी दिखेगी। ऐसे ऐसे क्यों हो जाती हैं? ये इसका तरीका आप सबको मालूम है। ये सेंटर है और सेंटर से ये सर्कुलर शेप है। ये सब जगह आर कैसा है? इक्वल। अगर हमने यहां से एक बीम बनाई, ये बीम ऑफ लाइट, ये बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, इसकी विड्थ है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तीनों में कितना कवर होगा? 2, 2, 2। ये बात ठीक है? यहां तक समझ आता है? अब हमने क्या किया कि ये स्क्रीन को उठा के सीधा कर दिया, इस स्क्रीन को ऐसा स्ट्रेट कर दिया। ये
ये इसने ऐसा कवर किया, कितना कवर किया 2, ये ऐसा कवर करती है ये। अब देखिए कि ये जो बना यहां से लेके यहां तक, ये 2 है या 2 से ज्यादा है? ये 2 था ऐसे, अगर ये 2 था तो ये कैसा होगा, ज्यादा हो जाएगा। वैसे ही ये लाइट जब यहां जाएगी इस तरह से तो इतना बड़ा डिस्टेंस कवर करेगी, इसलिए ये जो है हमको ऐसा मिलते हैं, इस तरह से फ्रिंजेस मिलते हैं। थोड़े से इरेगुलर रहते हैं, किनारे पे चौड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर इसी स्क्रीन को हम एक अम्ब्रेला की तरह सर्कुलर कर देंगे तो सब फ्रिंजेस हमको बिल्कुल स्ट्रीमलाइन एक जैसी दिखेंगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल थिंग्स अबाउट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस।